हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर डीएससी जूलॉजी का एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का एक और वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत से नाम है। इसको कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। तो याद कीजिए कि मैंने इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में कोशिका के बारे में बताया हुआ था, जब मैंने आपको सेल का डायग्राम बता रहा था। यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो जब मैंने सेल का डायग्राम बता रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। मतलब ये कहें कि सेल की एक पतली बाहरी परत होती है, उसे हम कहते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। जितने भी लिविंग सेल है ना, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ओके, जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। जो सेल होता है उसकी बाहरी परत होती है। हमें पता है कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है या साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और उन साइटोप्लाज्म को, जिसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय आदि तैरते रहते हैं, उसे कवर करके रखने का काम कौन करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सबसे बाहरी परत होती है वह क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जीव द्रव्य कला। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होता है, या जिसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब क्या समझते हो। तो सबसे पहले देखो, पारगम्य झिल्ली या पेरिमल मेम्ब्रेन मतलब ऐसा झिल्ली जो सभी प्रकार के अणुओं को आने देते हैं, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली जो किसी विशेष अणुओं को आने जाने देते हैं और कोशिका की सुरक्षा में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार हम इसे सुरक्षात्मक आवरण भी बोल सकते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो कोशिका को आकार प्रदान करते हैं, सेल का शेप प्रदान करते हैं। वो कैसे होगा, उसका मेन रिस्पॉन्सिबल किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अर्थात शेप कैसा होगा उसका मेन रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो ये इंट्रोडक्शन आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये फास्फोलिपिड के बाइलेयर होते हैं, मतलब दो इस तरह से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो अपर वाले लेयर होते हैं वो पहला फास्फोलिपिड का लेयर होता है जो राउंड राउंड है, और जो दूसरा वाला जो लेयर होता है वह नीचे वाला फास्फोलिपिड का लेयर होता है। तो अगर हम एक फास्फोलिपिड के बारे में बात करें तो ये इस तरह का होता है, जिसमें ये गोल वाला भाग हेड एवं नीचे वाला भाग टेल कहलाता है। यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि हेड वाला पार्ट्स है वो ऊपर होता है एवं बीच वाला पार्ट्स है वो नीचे होता है, अर्थात टेल नीचे होता है। अर्थात जो फास्फोलिपिड के लेयर होते हैं वो ऊपर एवं नीचे होते हैं और हेड वाले पार्ट्स से बने होते हैं। बीच वाला भाग इनके टेल वाले भाग से बने होते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये वाला भाग सेल के अंदर वाला हिस्सा होता है जो नीचे वाला है, अर्थात इस तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है, जो कि कोशिका द्रव्य से अटैच है, मतलब साइटोप्लाज्म से अटैच है। तथा दूसरा वाला हिस्सा कोशिका के बाहरी हिस्सा होता है। ठीक है ना, ये है फास्फोलिपिड का बाइलेयर। बस इतना याद रखिए ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ना फास्फोलिपिड के बाइलेयर से बना होता है या दोहरी स्तर से बना होता है। हेड वाला भाग है वो ऊपर एवं नीचे होता है एवं टेल वाला भाग बीच में होता है। आखिर ये हेड एवं टेल वाला भाग क्या होता है, थोड़ा सा हम इसे और डिटेल से समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए, सेकेंड वाला जो हेड वाला भाग है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो पोलर एंड होता है, एवं ये वाटर लविंग होता है, अर्थात ये जल में घुलनशील होता है और वाटर लविंग होते हैं, जो कि फास्फेट ग्रुप एवं ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। सेकेंड नंबर, यदि हम इनकी टेल वाली पोर्शन की बात करें तो ये फैटी एसिड होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, अर्थात नॉन पोलर होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब जल में अघुलनशील। ठीक है, जो टेल वाला भाग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कहाँ पर स्थित होता है, ठीक है, यहाँ पर बीच वाले भाग होते हैं ना, वहाँ पर स्थित होता है। तो इनमें दो प्रकार के फैटी एसिड पाए जाते हैं, मतलब टेल में, ठीक है ना,
इनके टेल वाले भाग में दो प्रकार के फैटी एसिड पाए जाते हैं। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड एवं दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को फास्फोलिपिड का बाइलेयर। तो चलिए मैं प्रोटीन के बारे में बता देता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन कहाँ पर स्थित होते हैं। अभी तक हमने फास्फोलिपिड के बारे में पढ़ा और मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी पाए जाते हैं। आप ये वाला जो देख रहे हो ना, फास्फोलिपिड के बीच बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ढांचा बनाने में एवं लचीलापन प्रदान करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और बहुत से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो इन प्रोटीन के बीच से होकर सेल में इंटर करते हैं, मतलब कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ये दो प्रकार के होते हैं, पेरिफेरल एवं इंटीग्रल प्रोटीन। देखिए कुछ प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच बीच में पाए जाते हैं एवं धसे हुए होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड के यहाँ पर बाहर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं जो लिपिड के साथ जुड़कर ग्लाइकोलिपिड बनाता है तथा प्रोटीन से जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। आई थिंक गाइस आप लोगों को प्रोटीन्स के बारे में समझ आया होगा कि प्रोटीन्स कहाँ पर स्थित होता है। चलिए गाइस अब हम झिल्ली की खोज का इतिहास देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने समय समय पर कई मॉडल दिए, मतलब इसकी संरचना को समझाने के लिए, जिसमें से पहला मॉडल है लिपिड बाइलेयर मॉडल। ये मॉडल कोशिका झिल्ली की मूल संरचना को समझाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो इसमें लिपिड की दो परत पाई जाती हैं, पहला ये ऊपर वाला और दूसरा ये नीचे वाला। ठीक है, और यह एक सैंडविच की तरह काम करती हैं जहां लिपिड की दो परतें एक दूसरे की, ठीक है ना, आमने सामने व्यवस्थित होते हैं। दोनों लिपिड की परत आमने सामने व्यवस्थित होते हैं। और फास्फोलिपिड अणु की बनावट देखें तो इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। पहला है हाइड्रोफिलिक हेड कौन सा वाला है, ये जो राउंड राउंड दिख रहा है वो वाला, और जो बीच में है वो टेल है। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी बताया था, इसलिए आपको मैं थोड़ा शॉर्ट से बता रहा हूँ। ओके, और जल विरागी पुंज मतलब हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है ना। और अब हम आगे देखते हैं इसके बाद सैंडविच मॉडल। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं डेनियल डेवसन मॉडल। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक त्रिस्तरीय संरचना है जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड अणुओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड की अणु की। ठीक है ना। इनकी त्रिस्तरीय रचना का मॉडल, ठीक है ना, सबसे पहले किसने दिया? डेनियल तथा डेवसन ने। ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना का। और लिपिड बाइलेयर मॉडल तो गॉडल और गेंडेले ने दिया था ही। ओके, इस मॉडल के अनुसार, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुल मोटाई कितनी मानी जाती है? 75 एंगस्ट्रॉम। ओके, और इसे तीन भाग होते हैं। पहला 20 एंगस्ट्रॉम मोटा सघन प्रोटीन का बाहरी स्तर, मतलब ऊपर वाला लेयर, ठीक है, फास्फोलिपिड का। और नीचे वाला भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटा सघन प्रोटीन का भीतरी स्तर, मतलब निचला वाला। और बीच का इस स्तर है 35 एंगस्ट्रॉम का फास्फोलिपिड का लेयर। ठीक है ना, ऊपर और नीचे, ठीक है, प्रोटीन का स्तर होता है और बीच वाला है फास्फोलिपिड का स्तर। ठीक है, 35 एंगस्ट्रॉम, कुल मिलाकर 75 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, इसे किसने दिया था? तो वैज्ञानिक रॉबर्टसन ने दिया था इसे को। ठीक है ना। इसके अनुसार कोशिका के अंदर की सभी झिल्लियाँ, चाहे वह बाहरी प्लाज्मा झिल्ली हो या केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली हो या किसी और कोशिका की झिल्ली हो, संरचनात्मक रूप से एक जैसी होती है। इसे ही यूनिट मेम्ब्रेन कहा गया रॉबर्टसन के द्वारा। ठीक है, और इस मॉडल के अनुसार झिल्ली की त्रिस्तरीय होती है। ठीक है ना, झिल्ली त्रिस्तरीय होती है जिसकी कुल मोटाई भी लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन इस मॉडल की बाहरी और भीतरी परत, ये दोनों परतें प्रोटीन की बनी होती हैं और प्रत्येक प्रोटीन परत की मोटाई लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और मध्य परत होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है, इसकी मोटाई 35 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, और इस, ठीक है, मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है कि इस मॉडल
में यहाँ बताया गया है कि जैविक झिल्लियाँ एक ही मूल रासायनिक और भौतिक ढांचे पर आधारित होती हैं। अब इसके बाद देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना। इसे 1972 में निकोलसन और सेंगर ने दिया था। इसे ही सर्वमान्य माना गया और यहाँ सबसे आधुनिक मॉडल है। इसे 1972 में दिए गए थे। आपको स्ट्रक्चर में बताया है वही है, ओके। फिर भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। फास्फोलिपिड का बाइलेयर होता है इसमें, ठीक है ना, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। फिर प्रोटीन होता है, बीच बीच में धसे हुए होते हैं और एक बाहर में होता है, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं जो लिपिड से मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं और प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है, यहाँ लिपिड अणु के बीच में होता है कोलेस्ट्रॉल है और झिल्ली की स्थिरता और लचीलापन प्रदान करता है, ओके, ताकि वहाँ बहुत अधिक ठोस ना हो जाए, ओके। अब इसके बाद हम देख लेते हैं आगे। चलिए गाइस, अब हम इसके बाद देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रासायनिक संगठन अर्थात केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा झिल्ली की रासायनिक संरचना मुख्य रूप से फास्फोलिपिड की दोहरी परत से बनी होती है, मतलब फास्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी होती हैं, जो इसकी मूल संरचना का निर्माण करती है। इसमें परिवहन और संकेत मतलब ट्रांसपोर्ट और सिग्नल के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं, जनरली पेरिफेरल और इंटीग्रल, ओके। कोशिका पहचान के लिए कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण लिपिड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है, जो स्थिरता और तरलता प्रदान करता है। इन घटकों का सटीक अनुपात कोशिका के प्रकार के अनुसार भिन्न होता है, लेकिन समानता प्रोटीन और लिपिड की मात्रा अधिक होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत कम होता है, ठीक है ना, ओके। पहले देख लेते हैं हम प्रोटीन्स। तो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य भाग बनाती है तथा इसकी मात्रा अलग अलग कोशिकाओं में भिन्न भिन्न हो सकता है, मतलब अलग अलग हो सकता है। लगभग इसमें 52% पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन्स का मुख्य कार्य है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ढांचा बनाना एवं इसे लचीलापन प्रदान करना, ठीक है। और इंटीग्रल प्रोटीन है वो अणुओं को आने जाने के लिए चैनल का काम करते हैं, ओके। फिर देख लेते हैं हम लिपिड्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड लगभग 40% पाया जाता है। ये मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल है यह लिपिड की परतों के बीच स्थित होता है, ठीक है ना, और झिल्ली की तरलता और स्थिरता को बनाए रखता है ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अधिक ठोस न हो जाए। फिर देखते हैं फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड ये बाइलेयर के रूप में व्यवस्थित होते हैं, मतलब दोहरे स्तर के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनके पास हाइड्रोफिलिक शेल, ठीक है ना, मतलब हेड, और हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो अंदर की ओर रहती है, ओके। फिर देख लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कम मात्रा में पाए जाते हैं, लगभग 2 से 8%, ओके। और इनका मुख्य कार्य है कोशिका पहचान और सुरक्षा करना, ठीक है। चलो गाइस, अब हम फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य देख लेते हैं। पहला है चयनात्मक पारगम्यता, ठीक है ना, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है, मतलब कुछ विशिष्ट अणुओं को ही आने जाने देते हैं ये, ओके, कोशिका के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और O2 को। और हानिकारक पदार्थ जैसे अपशिष्ट पदार्थ बोले तो CO2, ठीक है, को बाहर निकालती हैं। ये अनावश्यक अणुओं को अंदर आने से रोकते भी हैं, ओके। और दूसरा है पदार्थों का परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। इसमें दो प्रकार के परिवहन पाए जाते हैं, निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें ऊर्जा की खर्चा नहीं होता, मतलब ATP नहीं यूज होता है, जैसे कि विसरण और परासरण, ठीक है ना। और सक्रिय परिवहन, इसमें ATP का उपयोग होता है जब अणुओं को कम सांद्रता की ओर धकेलना होता है, तो ये कार्य करते हैं। फिर देख लेते हैं सुरक्षा और संरचनात्मक सहायता, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, केंद्रक आदि को बाहरी झटकों मतलब आघातों से बचाती हैं और यहाँ कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम कोशिकीय पहचान और संचार। तो झिल्ली की बाहरी सतह पर ग्लाइकोलिपिड होते हैं,
मैंने आपको बताया था, जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़कर बनाता है। यहाँ पहचान टैग की तरह काम करते हैं। यह शरीर की अपनी कोशिकाओं और बाहरी जीवाणुओं के बीच अंतर करने में मदद करते हैं। यह हार्मोन्स और अन्य रासायनिक संकेतों को ग्रहण करने के लिए, ठीक है, रिसेप्टर प्रदान करते हैं। सो गाइस, इसके अलावा पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस वगैरह भी काफ़ी सारे प्रोसेस हैं जो कि ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप देख लेना। नोट्स का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड इस यूनिट के और भी टॉपिक लाएंगे तो चैनल पर बने रहिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।